गुड इवनिंग एवरीवन। संदीप राय जी, महेश्वरी जी, ईशा जी, प्रीति सिंह जी, कीर्ति कुमारी जी, चंदन कुमार जी, शिवम जी, रेणु जी, प्रमोद कुमार जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रमोद जी, बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो, जरूरी है कि आप भी जब अटेंटिव होके पढ़ते हैं तो मेरा समझाना सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि आप उसको ध्यान से समझते हैं तो आपको समझ में आता है। हाँ उमेश जी, आज पीछे अभी कुछ बहुत ज़्यादा बिजी था ये वीक, तो हो नहीं पाई थी क्लासेस, इसलिए आज की क्लास रखी गई है। आ जाइए सब लोग। क्या पढ़ेंगे बताइए? आर्टिकल 16। अभी तक हमने जितना पढ़ा है आज तक की क्लास में, सब रिवाइज कर रहे हैं साथ में साथ। अभी तक जितना भी क्लास में हुआ है सबने रिवाइज किया है अच्छे से। चलिए, चेक करें कि आप सबने आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, आज आपका टेस्ट है सबका, और आप सब आंसर करेंगे। किसी ने एक ने आंसर कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर नहीं करेंगे। आप सबके आंसर आने चाहिए। आप जितने बच्चे अभी लाइव में हैं, सबके आंसर आने चाहिए। सब अपना आंसर भेजेंगे। देखिए, आप सही भेजते हैं गलत भेजते हैं वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप रिवाइज कर रहे हैं क्या। क्योंकि देखिए, हम जो क्लास ले रहे हैं वो जरूरी है कि वो इस तरह से हो कि वो हमारे एग्जाम में काम आए। हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको नहीं देखेंगे तो हमारा क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो डन। चलिए, रेडी है सब, स्टार्ट करें। सब रेडी? बताइए, सब रेडी है?
ओके डन, शुरू करते हैं। चलिए, आज आपका टेस्ट रहेगा पीवाईक्यू का और आप सब आंसर जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पर विचार करें, जिसके 1 में है समाजवादी, 2 में है प्रजातांत्रिक और 3 में है सार्वभौमिक और 4 में है धर्मनिरपेक्ष। और क्वेश्चन पूछा गया है कि सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। पहले में बताया गया है कि सार्वभौमिक, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, नहीं, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। और बी में कहा है सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक। सी में कहा है सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और समाजवादी। और डी में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक। अब इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन मेरे ख्याल से तो पहले भी दिख रहा था और अभी भी दिख रहा होगा। अभिषेक मेहरा जी का कहना है 4, 1, 3 और 2 का क्रम सही है और संदीप राय जी का कहना है कि ए क्रम सही है। 3, 1, 4 और 2। बताइए। गुड इवनिंग बेटा, आंसर दीजिए। उमेश जी का कहना है डी, 4, 1, 3, 2। देखिए, 4, 1, 3, 2 अगर हम देखते हैं, सब अपनी प्रस्तावना जो है उसको खोल लीजिए। विचारानुसार क्रम देना है। इसको पूछा क्या गया है कि विचारानुसार क्रम दीजिए। इसका ए आंसर सही होगा। सार्वभौमिक, देखिए जो सार्वभौमिक का मीनिंग होता है सभी अधिकार, संपूर्ण प्रभुत्व है, सारे अधिकार, उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। तो 3 संपूर्ण प्रभुत्व शब्द के लिए सार्वभौमिक शब्द यूज किया गया है कि सभी अधिकार, संपूर्ण अधिकार का मतलब होता है सार्वभौमिक। 3 सार्वभौमिक, 1 समाजवादी, 4 धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ये क्रम होगा 3, 1, 4 और 2। जिसने ये आंसर दिया डी। आप सब लोग डी आंसर कैसे कर रहे हैं? प्रीति सिंह जी भी डी आंसर करें। देखिए, सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष थोड़ी दिया गया है। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष है क्या, बताइए। आपकी प्रियम्बल में सबसे पहले क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द है क्या? बताइए। सबने, संदीप राय जी ने एक ए दिया है आंसर और रेणु जी ने ए दिया है। महेश्वरी बाजी आपका आंसर नहीं आया है अभी तक। और ईशा जी आपने डी दिया है। कीर्ति कुमारी जी आपका आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ महक जी, अभी क्लास शुरू ही हुई है, आपका टेस्ट है और इस टेस्ट में आज जो पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जा रहे हैं इसमें मस्ट है कि सबका आंसर आना चाहिए और सब जितना जल्दी हो सके सबके आंसर साथ में आने चाहिए। ऐसे नहीं है कि डिस्कशन शुरू हो जाए उसके बाद में आप आंसर कर रहे हैं। ए होगा, ठीक है, आंसर ए होगा क्योंकि सार्वभौमिक का मीनिंग क्या है वो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन को किस तरह से, एक तो सबसे जरूरी है कि आप अपना दिमाग उस टाइम शांत रखें क्योंकि जब प्रेशर दिमाग पे होता है तो आपका ब्रेन एफिशिएंसी कम
ये क्वेश्चन आपको इसीलिए करवाए जा रहे हैं अभी, क्योंकि प्रेशर जब होता है तो एफिशिएंसी कई बार होता है कम हो जाती है, लेकिन जितना हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप घर पे भी यही कोशिश करें कि जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप पीवाईक्यू जरूर लगाएं, क्योंकि आपको ब्रेन को एफिशिएंट बनाना है कि आप प्रेशर देखिए, क्योंकि एग्जाम देने जाएंगे, नेचुरल सी बात है सबको, और जो सबसे ज्यादा पढ़ के जाएगा उसको सबसे ज्यादा प्रेशर होगा दिमाग पे, इसीलिए अब पीवाईक्यू करने हैं, टाइम के साथ में करने हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आए, पहले पूछी क्या गई है, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगानी है, ताकि पीवाईक्यू से आपको ये होगा कि किस तरह से चीजें आयोग पूछ रहा है। दूसरा, टेस्ट सीरीज से आपके नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बताइए। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं हम। चंदन कुमार जी, बेटा सब किसी भी कानून को, किसी भी एक्ट को पढ़ने से सबसे पहले जरूरी है कि उसका इंडेक्स याद होना चाहिए आपको, और कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स काफी बड़ा है, लेकिन ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। नया राज्य बनाने का अधिकार कहां दिया हुआ है? 3 में। आंसर 3 होगा। 3 में नहीं नया राज्य बनाने का अधिकार। महक जी, आपका आंसर भी रॉन्ग है। और एक बात आप जरूर देखें कि सबको ऑनेस्टली आंसर देना है। देखिए, आप अपनी बुक में देख के आंसर देंगे ना, ये आप अपने साथ डिसऑनेस्टी है आपकी, आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आप क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लगाइए और फिर लास्ट में मुझको बताइए कि मैम इतने सही हुए थे, इतने सही हुए थे। आपकी तैयारी का आपका देखिए, हमने इतना सा टॉपिक पढ़ा है अभी कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमने पढ़ा है, तो और ज्यादा क्वेश्चन भी कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। तो आपको अपनी तैयारी का देखिए, कोई दिन नहीं आएगा स्पेसिफिक आपकी तैयारी के लिए कि उस दिन मेरी तैयारी हो जाएगी। हर दिन जितना हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, वो आपका फुल फ्लेज्ड तैयार होना चाहिए बस। इसलिए 1 2 3 4 मार्क करना है, बिल्कुल ऑनेस्टली, कोई किताब में नहीं देखना है कि कितना आपको याद है, ये सिर्फ चेक करना है आपको, और आपको लास्ट में बताना है कि मैम हमारे इतने में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। राइट रॉन्ग सब साथ में लगाते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, इसी तरह से बताना है। चंदन कुमार जी, आज इस तरह से हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये तो आर्टिकल 2 और 3 की बात है बेटा, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। 3 आर्टिकल 3 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि नए राज्य का निर्माण कर सकता है। हमने बाकायदा सब कौन सा संशोधन, किस तरह के संशोधन किया जाएगा, कौन सा विधेयक होगा, सब बातें हम डिस्कस करके आए हैं। आपको बहुत अच्छे से, आप एक बात सोचिए कि आप आर्टिकल की मतलब इंडेक्स याद करना इसीलिए जरूरी होता है। इंडेक्स इससे ये होगा कि आप देखिए, आप आर्टिकल 3 का जब हेडिंग पढ़ेंगे ना, तो उसी से ही पता चल जाएगा, स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि नए राज्य का निर्माण। क्वेश्चन कनेक्ट करना है कि क्या लिखा हुआ है। देखिए बहुत छोटे छोटे
मतलब चीजों से क्वेश्चन गलत हो जाता है। नए राज्य को बनाने का मतलब ये कहाँ लिखा है? ये शब्द बनाना और निर्माण करना एक ही तो चीज होती है। ये कहाँ लिखा गया? आर्टिकल 3 में ही तो लिखा है नए राज्य का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? बताइए। यूपीपीसीएस में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही कूट का चयन करना है। ठीक है, 1, 2, 3 की समाजवाद, ग्राम स्वराज्य या पंथ निरपेक्षता, या फिर समाजवाद या पंथ निरपेक्षता, या फिर समाजवाद, ग्राम स्वराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या फिर ग्राम स्वराज्य, पंथ निरपेक्षता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बताइए कौन सा आंसर सही है? बेटा जो भी आंसर करे वो देखिए, क्योंकि देखिए टाइम लगता है आपका आंसर यहां तक पहुंचने में, तो आप जब भी आंसर करें अपना जो क्वेश्चन का नंबर है, क्वेश्चन की जो नंबरिंग है उसके साथ में आप ऐसे लिखें, जैसे 3 का अगर आपको आंसर करना है तो जो भी A B C D लिखना है वो 3 के बाद में लिखें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका आइडेंटिफाई होगा कि आपने क्या आंसर किया है। ठीक है, संदीप जी का कहना है कि बी सही है, मतलब 1 और 3 की समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था। चंदन कुमार जी का भी कहना है बी, और प्रमोद कुमार जी भी बी बता रहे हैं। प्रीति सिंह जी का भी बी आंसर है। ईशा जी का भी बी आंसर है। प्रीति सिंह जी बी। उमेश प्रताप जी बी। जी बी होगा इसका आंसर, 1 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सबने किसी ने रॉन्ग आंसर भी दिया है कि मन मन में सोच लिया और भेजा नहीं हो? बताइए। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता सब जोड़े गए थे। ये पहले ही एग्जिस्ट था और ये जुड़ा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? यूपीपीसीएस 97 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराने पेपर्स में से रिपीट हो जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? बताइए। अभिषेक मेहरा जी का कहना है कि सी आंसर सही है। संदीप राय जी का भी कहना है सी सही है, और चंदन कुमार जी, उमेश जी, कीर्ति जी, रेणु जी सबका कहना है कि सी आंसर सही है। प्रमोद जी का भी कहना है, प्रमोद जी का कहना है कि ए आंसर सही है, कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। सभी मामलों में जनता के पास है कि संविधान के पास है? हमने हमारे अधिकार किसको दे दिए? सरकार को। और सरकार किसके हिसाब से चलती है? संविधान के। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जनतंत्र या गणतंत्र एक ही होती है, दोनों एक ही चीजें हैं। गणतंत्र नहीं है मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मीनिंग बताना, ये सब चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन भारत, इसका आंसर एक्चुअल प्रॉपर इसका आंसर क्या होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मींस क्या है? गणतंत्र है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन को
अपोजिट के तौर पर देखना है। गणतंत्र है तो क्या नहीं है, ये हमें देखना है, क्योंकि देखिए ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि जनता के पास है, ये सब चीजें एक ही शासन व्यवस्था की द्योतक हैं। क्या कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। इनडायरेक्ट ये सही भी है। और संसदीय शासन नहीं, संसदीय शासन, भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ, चीजों को एक एक चीजों को हटाते जाना है कि क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो देखिए अगर गणतंत्र है तो इसका मतलब क्या नहीं है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। 93 में आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ में भी है और अमेरिकी परिसंघ में भी है, बताइए। 5वें में क्या आंसर होगा, बताइए। संदीप राय जी का कहना है डी आंसर है। चंदन कुमार जी डी, अभिषेक जी सी और कीर्ति कुमारी जी डी। सबको डी पसंद आया है और चंदन कुमार इनको अभिषेक मेहरा जी को सी बढ़िया लगा है। न्यायपालिका की द्वैधता, ये छोटा है इसलिए क्या, ये छोटू सा है तो मैं इसको आंसर दे दूं। उमेश प्रताप जी का कहना है बी। देखिए कुछ मत हैं बी के, कुछ मत हैं डी के और कुछ मत हैं सी के। ए से सबको इतनी नफरत कैसे हो गई, ए ने ऐसा क्या कर दिया। एक दो लोग ए भी दे देते आंसर। सबसे ज्यादा परसेंटेज डी का है और डी ही इसका सही आंसर है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, दोनों में ये कंट्री में ये कॉमन चीज है, ये फैक्टर कॉमन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कहीं भी इंटरप्रिटेशन करना है तो परिसंघीय उच्चतम की सुप्रीम कोर्ट, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है और इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन का काम करता है। नेक्स्ट है नंबर 6 कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। कि संसदीय प्रणाली में भारत की में और ब्रिटेन में अंतर क्या है। ठीक है, अंतर का बिंदु क्या है, ये यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतर का बिंदु क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका। अंतर बताना है। ठीक है, डिफरेंस क्या है वहां के शासन व्यवस्था में और हमारी में, वहां शासन प्रणाली में, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो कौन सा पॉइंट बताता है, बताइए। नंबर 6 में क्या आंसर होगा, बताइए। क्यों, वहां पर द्विसदनात्मक नहीं है। महेश्वरी जी का कहना है सी और चंदन कुमार जी का भी कहना है सी। कीर्ति कुमारी जी का कहना है बी। महक जी का कहना है सी। अभिषेक मेहरा जी का मानना है डी सही होगा।
देखिए द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था वहां पाई जाती है, और वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका भी है। और क्या नहीं है वहां पर, अंतर बताना है अपने को कि वहां की शासन प्रणाली में और अपनी शासन प्रणाली में अंतर क्या है। न्यायिक समीक्षा, ये वहां पे प्रेजेंस इसकी नहीं है, ये तीनों गलत होंगे। न्यायिक समीक्षा वहां पर ये सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां की जो संसद के द्वारा जो काम किया जाता है उसके बारे में एक लाइन चलती है कि वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। तो जहाँ पे इतना बड़ा थॉट प्रोसेस हो वहाँ को न्याय बनाने वाली डिपार्टमेंट के बारे में, तो वहाँ न्यायिक समीक्षा कैसे हो सकती है। तो न्यायिक समीक्षा वहाँ पर नहीं है और हमारे देश में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर 7 कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। एमपीपीसीएस के 2006 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपका क्वेश्चन सही है, तभी तो आपने बी बोला, तभी तो। लिखित संविधान कहाँ का है? सबसे पहले लिखित संविधान कंसेप्ट कहाँ का है? ईश्वर जी का कहना है ए, फ्रांस का। उमेश प्रताप जी का भी कहना है ए, प्रीति सिंह जी का कहना है बी, और महक जी का कहना है बी, और महेश्रीबा जी का कहना है बी, और चंदन कुमार जी का कहना है ए। सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये तो बहुत फेमस चीज है। आठ में है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और ये सब किसके बारे में है कि प्रजातंत्र है, इसमें से कौन डिफाइन करता है। 94 के बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है भारत में, बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन का सब आंसर करेंगे। जो स्टार्टिंग हुई थी वो लिखित से नहीं हुई थी, वहां पे स्टार्टिंग तो हुई थी लेकिन वहां पे लिखित से नहीं हुई थी। सबका कहना है सी कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। देखिए हम देखते हैं कि प्रजातंत्र क्या होता है। प्रजातंत्र इसको डिनोट, ये बात प्रजातंत्र डिनोट नहीं करती है कि संविधान लिखित है। अगर प्रजातंत्र ना हो तो भी हो सकता है संविधान लिखित हो सकता है। और ये कि यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये भी प्रजातंत्र को डिनोट नहीं करती है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी प्रजातंत्र। लेकिन जो ये बात है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, जब गवर्नमेंट में, शासन व्यवस्था में जब इतना बड़ा योगदान हो कि सरकार को चुन सकती है और बदल सकती है, वही प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कि किस किस, मतलब ये बताना है कि कैसे कैसे निर्माण हुआ था,
कि झारखंड का कब हुआ था, मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ, और ये ऐसे कालानुक्रम बताना है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। बताइए 9 नंबर क्वेश्चन आंसर करिए। बताइए उमेश जी का कहना है बी कि 4, 2, 1 और 3 सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और नहीं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और उमेश जी का, महक जी का भी कहना है बी, और कीर्ति कुमारी जी का भी कहना है बी, ईशा जी का भी कहना है बी, संदीप राज जी बिल्कुल यही सही आंसर है। सबसे पहले सिक्किम और फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, इसी क्रम में ये राज्य बने। सिक्किम शुरुआत में बन गया था, अरुणाचल प्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, ये 87 का है अरुणाचल प्रदेश, याद रखना, इसमें कंफ्यूजन है ना थोड़ा, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। बताइए कि संघ राज्यों का जो प्रशासन है, जैसे हमारे सीएम, जो स्टेट होते हैं उनमें सीएम होते हैं, तो संघ राज्य जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनका प्रशासन किसके द्वारा संभाला जाता है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। 95 यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चंदन कुमार जी का बोलना है ए, राष्ट्रपति द्वारा।
उमेश जी का कहना है गृह मंत्री द्वारा, और अन्य सिंह जी का कहना है राष्ट्रपति द्वारा, महेश्वरीबा जी का भी कहना है राष्ट्रपति द्वारा, और अभिषेक मेहरा जी का कहना है उपराज्यपाल द्वारा। कहाँ का उपराज्यपाल होगा बेटा? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति तो संभालता है, प्रशासन कौन करता है? उपराज्यपाल कहाँ होगा बताइए? आप बोल रहे हैं उपराज्यपाल, उपराज्यपाल कहाँ होगा? बताइए। डी। उमेश जी आपको डी, पहली बात तो डी नहीं होगा। प्रशासन कौन देखता है ये बताना है। संघ राज्यों का प्रशासन कौन देखता है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा कि प्रशासन कैसे होता है। तो प्रमोद कुमार जी, आप उपराज्यपाल जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो उपराज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव होता है वहां पर, ठीक है? राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव होगा उपराज्यपाल, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होती है उसकी विशेषता बतानी है, ठीक है? कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, या फिर ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सब, कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में इनमें से कौन सी बात होती है या फिर ये सब होती हैं। संदीप राय जी, ईशा जी, चंदन कुमार जी, सबका मानना है कि डी होगा। जी बिल्कुल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2014 के यूपी पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है? कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ठीक है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? कि यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ये मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह न तो मूल अधिकार है और या न विधिक अधिकार है। बताइए 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये बीच में हमने डिस्कस किया था, आप में से कुछ बच्चे हैं जिनको ये लग सकता है कि हमने ये अभी पढ़ा ही नहीं है। ये बाकायदा हमने 308 डिस्कस किया था, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन इसमें डाला है मैंने। बताइए।
इसका आंसर बी होगा। जब आप 300A पढ़ेंगे तो बाकायदा उसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। एक तो पहली बात तो ये कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 300A में डाल दिया गया है, तो अब ये विधिक अधिकार में कन्वर्ट हो गया है। वो तो ठीक है क्योंकि वो बात 2 में लिखी गई है। मूल अधिकार है तो सीधा गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया सी, क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं है। न तो मूल अधिकार है न ही विधि अधिकार है, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 2 कि यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो नागरिकों को प्राप्त नहीं है सिर्फ, क्योंकि देखिए जो विदेशी आएगा उसकी भी तो प्रॉपर्टी होती है, पास में होती है, चल अचल हर तरह की संपत्ति एक पर्सन रखता है, तो ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। जब आप 300 ये पढ़ेंगे तो बाकायदा उसमें ये वर्डिंग है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ठीक है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक न्याय, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 2021 में अभी जो यूपीआरओ का एग्जाम हुआ है, इससे पहले अभी इसकी वैकेंसी भी आई है अभी, तो उसमें ये पूछा हुआ है 2021 वाले पेपर में। एक बात बताइए, जब बाहर से कोई आएगा उसको भी तो प्रॉपर्टी राइट है, उसकी प्रॉपर्टी को छीन लेगा तो थोड़ी। नागरिक कौन होता है? जिसके पास भारत की नागरिकता है। व्यक्ति कौन होगा? जो भारत में आ रहा है, पासपोर्ट से लेके, वो जो वीजा लेके आते हैं वो आते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती क्या? उनकी प्रॉपर्टी हम छीन लेंगे क्या? हर किसी मुंह उठा के गवर्नमेंट छीन लेगी क्या? इसलिए सबकी प्रॉपर्टी का राइट उसके पास है और विधि के प्राधिकार के बिना किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। बाकायदा 300A में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों तरह के न्याय हमने प्रस्तावना में पढ़े हैं, और बाकायदा सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है और राजनीतिक न्याय क्या होता है, हमने 1 बाय 1 इस पर बहुत डिटेल से डिस्कशन किया है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ये न्याय में नहीं आता है। सामाजिक, आर्थिक और ये भी इसकी उपस्थिति भी नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ये भी इस तरह से नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों तरह के न्याय बताए गए हैं। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? अभी IAS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। कि किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना की सरकार की संरचना क्या हो? परिसंघीय। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। बताइए, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? जो सरकार संविधान के अनुरूप हो। संवैधानिक सरकार का मीनिंग क्या होगा कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है? बताइए। सबका आंसर है डी। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, मतलब जो सरकार संविधान के अकॉर्डिंग चलती हो, वही क्या होती है? संवैधानिक
सरकार होती है जो संविधान के अनुसार चलती है। 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ये भी आईएएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार या फिर शक्तियों का पृथक्करण। क्या ऐसा फीचर है जो उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को, कि स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा हो किसमें, उदार लोकतंत्र में। कौन सी ऐसी चीज है जो इसको फाइनलाइज करती है कि या तो एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका हो, शक्तियों का केंद्रीकरण हो, और मतलब पावर्स एक ही जगह हो, सारे सेंट्रलाइज कर दिए गए हो, या फिर निर्वाचित सरकार हो कि अगर निर्वाचित सरकार होगी तो सर्वोत्तम सुरक्षा होगी, या फिर अगर प्रतिबद्ध न्यायपालिका होगी तो सर्वोत्तम सुरक्षा होगी किसकी, स्वतंत्रता की, या फिर शक्तियों का पृथक्करण होगा तब स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा होगी। कौन सी चीज का जब कौन सा इनमें से फीचर जब होगा प्रेजेंट तब स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा होगी। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करिए सब। उमेश जी का कहना है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। प्रमोद जी का कहना है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रीति सिंह जी का भी डी आंसर है, ईशा जी का भी डी है, उमेश जी का भी डी है, संदीप राय जी का ए आंसर है, और रेणु जी का डी है, कीर्ति जी का बी है, महेश्वरी जी का डी, अन्या सिंह जी का बी, और अभिषेक मेहरा जी का ए। और बी किसने आंसर दिया है? चंदन कुमार जी बी आंसर कैसे होगा बताइए, बताइए तो बी आंसर। एक बार बी ऑप्शन को ध्यान से देखिए बेटा, यही गलतियां हैं जो आप एग्जाम में करेंगे कि आप ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ेंगे। इस ऑप्शन को पढ़िए, ये स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा करता है क्या बताइए, इस ऑप्शन को पढ़िए आप। सही आंसर होगा, ये सब गलत है। सर्वोत्तम सुरक्षा, इनके स्थायित्व से सही शासन प्रणाली सही चल सकती है, लेकिन जो उदार लोकतंत्र में सर्वोत्तम सुरक्षा देता है वो है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, देखिए आईएएस में एक क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होगा और वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको यूपीपीसीएस में भी देखने को मिलेगा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो एक इसको छोड़कर अगर इसको छोड़ दिया जाए क्या, शक्तियों का केंद्रीकरण, उसके अलावा सारे ही ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें सही लग सकते हैं। ठीक है, देख सुनिए मेरी बात ध्यान से कि तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें सही लग सकते हैं, इसलिए हमें वहां एग्जाम सेंटर में बहुत अच्छे से दिमाग अप्लाई करके सबसे बेस्ट आंसर ढूंढना है कि इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि आप सबसे एक एक करके गलत को निकाल दें। आपको बहुत बार 50% आपके सामने क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें से आंसर तो सब सही लगेंगे लेकिन आपको सबसे बेस्ट आंसर निकालना है। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस एक पॉइंट को अगर निकाल दिया जाए तो तीन जो है उनमें वो तीनों ही हमें सही लगेंगे। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये भी सही लग रहा है, निर्वाचित सरकार ये भी सही लग रहा है, और शक्तियों का पृथक्करण। लेकिन बेस्ट आंसर हम कैसे निकालेंगे? देखिए एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका कब होगी? जब शक्तियों का पृथक्करण होगा तभी तो होगी।
निर्वाचित सरकार अगर होती भी है, लेकिन निर्वाचित सरकार होने के बाद में अगर शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है तो फिर वो सर्वोत्तम सुरक्षा की गारंटी कैसे देगी। इसलिए इसका सबसे जरूरी काम है कि शक्तियों का पृथक्करण। जब शक्तियों का पृथक्करण होगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। इसलिए सबसे इसका बेस्ट आंसर क्या है, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। 2012 उत्तराखंड पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए। शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों एससी एसटी जाति के हेतु संरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। बताइए आंसर। बताइए। रेणु जी का जवाब है स्किप। ये इसको आप 16, ये कुछ टीम ने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो आप ये रखना कि इसको एक एक्स्ट्रा में रख लेना। ये क्वेश्चन 16 आगे है, इसके आगे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 16 आगे से आप मार्किंग करना 16। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हेतु संरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बात की गई है। ये वाली व्यवस्था कौन से आर्टिकल में दी गई है? देखिए, हमने अभी जस्ट ही लास्ट क्लास में ही, अब से पहले जो लास्ट क्लास हुई थी उसी में 15 पढ़ा था, उसी के ऑप्शन दिए गए हैं 15(4), 16(4), 15(5), 16(5). किस में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? 15(5) बी। चंदन जी को पता नहीं है, उमेश प्रताप जी ने बी दिया है, प्रीति सिंह जी ने बी दिया है, और प्रमोद कुमार जी ने बी, संदीप राय जी ने बी। जी, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो 15(5) है वही ये व्यवस्था बताता है। ठीक है, बाकायदा लिखा है, आपने पढ़ा, हमने पढ़ा था कि जिसमें प्राइवेट संस्थान भी आते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यूपी लोअर 2004 में ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो बताइए, इसमें से मतलब कुल मिला के बात ये पूछी गई है कि जो मूल अधिकार हैं वो कहां से आए थे, कहां उनकी शुरुआत हुई थी? चंदन जी ने स्किप कर दिया है, और प्रीति सिंह जी का कहना है ए, ईशा जी का कहना है ए, संदीप राय जी का कहना है ए। जी बिल्कुल, इसका आंसर होगा ए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। सबसे पहले इसी में बात की गई थी 1928 में।
बेटा पहले का जितना पढ़ा हुआ है ना सारा रिवाइज करना है। ये पहले वाली क्लासेस में पढ़ी है सबने, ये सब चीजें हमने। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वैधिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दृष्टांत और अभिसमय, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 17 का आंसर क्या होगा? ये 2016 में पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें होगा बी आंसर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कि न्यायिक पुनरावलोकन का बेस क्या है? जो जुडिशियल रिव्यू जो है वो किससे है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। बताइए कौन सा सही नहीं है? बताइए। चंदन कुमार जी का कहना है डी। और कि बलवंत राय जो मेहता समिति थी उसने 1957 में पंचायती राज की संस्तुति की गई। कि मतलब उन्होंने पंचायती राज के बारे में राय रखी थी। पंचायती राज जो व्यवस्था होती है उसके बारे में उन्होंने, जो बलवंत राय मेहता समिति थी उन्होंने ये बात रखी थी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। कब रखी थी? 1957 में रखी थी। महर्षिबा जी का कहना है डी और प्रमोद जी का कहना है डी। महक जी का कहना है डी। उमेश प्रताप जी डी। बिल्कुल डी आंसर होगा कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। अगर ये सही नहीं है तो आप ये बताएंगे, ये मतलब एक तरह से सही है और एक तरह से ये क्या है? गलत है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है इसमें ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं एग्जाम में, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। तो अब आप आंसर देंगे कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं है तो मूल अधिकारों का संरक्षक का काम इंडिया में कौन करता है? बताइए। बिल्कुल चंदन कुमार जी का आंसर सही है, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किस वाद में संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? 1997 यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि कौन सा केस है जो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार जिसने दिया। क्वेश्चन नंबर 19 सब आंसर करिए। बिल्कुल संदीप राय जी आपका क्वेश्चन सही है, आपका आंसर सही है एकदम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए कि किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद में, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी में, गोलकनाथ में, सज्जन सिंह में। ए सबका मोस्टली मानना है केशवानंद में, क्योंकि इसमें इस बात में कहा गया था कि आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन आप आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात,
आधारभूत ढांचा क्या होता है ये उस टाइम तथ्यों पर निर्भर करेगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको सुमेलित करना है कि मौलिक कर्तव्य किस में है और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ये सब आपको जोड़ने हैं। बताइए, जोड़िए। सबका ये आंसर लग रहा है सबको, 3, 4, 1 और 2। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट, कानून लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? बताइए। आईएएस 2021 में पूछा हुआ है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान, कि अगर कोई कानून लागू करना है और तो उस मामले में कोई भी विधान है, मतलब कोई भी विधि है या कानून है जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, कि किसी कार्यपालक को या फिर किसी प्रशासनिक को, प्राधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित, मतलब उसके विवेकाधिकार जो है वो अनियंत्रित है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? कि अगर कोई कानून है जो किसी कार्यपालक या प्रशासकीय अधिकारी को इतने ऐसे अधिकार दे रहा है जो एक तो अनिर्देशित है, दूसरा क्या है, जो अनियंत्रित है, और विवेकाधिकार जो है वो क्या है, अनिर्देशित और अनियंत्रित है, तो वो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं? कुछ में तो आप में से बच्चे ऐसे ऐसे आंसर करते हैं कि मेरा मन करता है कि फोन करके पूछूं कि बेटा ये कैसे होगा। 32 आंसर किया, बताइए। संवैधानिक उपचार है इसमें। आर्टिकल 14 होगा इसका आंसर। 28 होगा नहीं, 44 होगा नहीं, 32 संवैधानिक उपचार है, होगा नहीं, सीधी सी बात है, 44 है। एक बात बताइए, हमने कहां तक पढ़ा है अभी? आप अगर ज्यादा नहीं सोचते ना, आप यही सोच लो कि मैडम ने पढ़ाया, उतने में से क्वेश्चन मैम ने पूछे हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में से एक 300 पढ़ाया था, उसमें से पूछा था अलग से जितना हमने पढ़ाया अभी तक। तो सीधी सी बात है, इसमें संवैधानिक उपचार है बेटा, इसका कैसे उल्लंघन कर रहा है कोई? सही आंसर होगा 14, कि अगर कोई भी विधान ऐसा है, मतलब कोई कानून ऐसा बना है, कोई विधि ऐसी बनी है जो किसी प्रशासनिक या कार्यपालिक को विवेकाधिकार ऐसे प्रदान कर रहा है जो एक तो अनिर्देशित है, ऊपर से अनियंत्रित है, तो वो किसका उल्लंघन करेंगे? 14 का, समानता के अधिकार का। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, कि किस तरह के विधेयक, मतलब साधारण से, 2/3 से, किस तरह से अगर नया राज्य बनाना है तो किस तरह का विधेयक होना चाहिए? ये क्वेश्चन, ये चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई है, और अगर आप गलत आंसर देते हैं ना तो सही में मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये पढ़ाया है आपको, जब 368 हमने पढ़ा था।
कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 22। बी होगा, साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। बहुत हमने पढ़ा है इस बारे में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। क्रम पूछा जा रहा है कि जो न्याय जो दिया गया है उसका उल्लेख बताना है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व ये किस क्रम में है। मतलब ये सब चीजें, सबसे पहले न्याय दिए गए हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रताएं जिस तरह से दी हुई है ना, मैंने एक एक बात एक एक चीजें पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो इनका क्रम क्या है, सबसे पहले क्या दिया गया है, न्याय दिए गए हैं कि स्वतंत्रता दी गई है कि समानताएं दी गई है कि भ्रातृत्व दिया गया है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, ये कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबको समझ में आ गया। क्रम बताना है कि किस किस तरह की कितने कितनी चीज, ये कितने तरह का है, 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 क्रम बताइए कि कितने कितने हैं, सारे बताइए ये सब। सबको क्वेश्चन क्लियर है ना कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। उसमें ये बताना है कि न्याय कितने तरह का है, स्वतंत्रता कितने तरह की है, समानता कितने तरह की है, भ्रातृत्व कितने तरीके का है। उस हिसाब से आंसर बताना है कि 3, 5, 2, 1 कौन सा सही होगा। मतलब ये कितनी कितनी संख्या में दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है कि न्याय कितने तरीके का दिया गया है तो कौन सा होगा, स्वतंत्रता कितने तरीके की दी गई है, समानता कितने तरीके की और भ्रातृत्व कितने तरीके का है। जैसे ये अगर ये 4 तरह का हो कि ये 4 तरीके का है, ये 5 तरीके की है, 6 तरीके की है, 7 तरीके की है, तो उसी तरह से संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इनकी काउंटिंग कितनी कितनी है वो आंसर आपको देना है। बताइए। प्रमोद जी का कहना है ए होगा, महक जी का भी कहना है ए होगा, और संदीप राय जी आपको 2 कैसे लग रहा है। संदीप जी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनकी काउंटिंग बतानी है कि ये कितने तरह का है, ये कितने तरीके की है, ये कितने तरीके की, ये कितने तरीके की। देखिए न्याय कितना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह की न्याय है। स्वतंत्रताएं कितने की है, 5 तरीके की है। इस तरह से बताना है। चॉइस पूछ तो ले, मैं पूछ तो लूं पहले मैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह की स्वतंत्रता है और 2 तरह की समानता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 तरह की समानताएं हैं और भ्रातृत्व एक ही है, ठीक है। इसलिए क्या आंसर होगा, 3। न्याय कितनी है, 3। स्वतंत्रता कितनी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता कितनी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। एक कितना है, भ्रातृत्व है। तो आंसर क्या होगा, ए।
हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, कोई तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। शांति से, अभी 2 क्वेश्चन और है, उनके सब दे दे, उनके साथ ही देना, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ये लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकती, या फिर विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप बताना है। 2019 के यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। इसका आंसर बी होगा। देखिए, इसका विधिक स्वरूप यही है। देखिए, जैसे और आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो और पार्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं आप विधिक तौर तरीके से लागू कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, लागू करने वाली कोई स्थिति प्रस्तावना के अंदर नहीं है। तो क्या आंसर होगा कि यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है। ये जो क्वेश्चन था ये IAS 2020 का क्वेश्चन है कि जो भारत के संविधान की उद्देशिका है वो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। पहला क्या कह रहा है कि भाग तो है लेकिन विधिक प्रभाव नहीं रखती है। दूसरा क्या कह रहा है कि संविधान का भाग भी नहीं है और विधिक प्रभाव भी नहीं है। और तीसरा है कि संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ठीक है। देखिए ये इन क्वेश्चंस का स्तर देखिए कितना अच्छा है। कुछ ऑप्शंस आपको एक जैसे मिलेंगे लेकिन आपको बेस्ट आंसर ढूंढना है। देखिए ये क्या है, संविधान का भाग है किंतु ये तो चलो एक अलग चीज है, लेकिन क्या है, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अभिषेक मेहरा जी का कहना है ए। आन्या सिंह जी का कहना है ए और संदीप राय जी का कहना है ए। महक जी का ए और कीर्ति कुमारी जी का ए और 25 प्रमोद कुमार जी का कहना है सी। देखिए अभी हमने जस्ट ये पढ़ा था कि इसका विधिक स्वरूप क्या है, कि ये लागू नहीं की जा सकती है, तो इसी से मिलता जुलता इसका आंसर भी होगा, मतलब इसका आंसर होगा डी। कि संविधान का भाग तो है किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। भाग तो संविधान का है क्योंकि संविधान के अंदर ऐसा तो है नहीं कि किताब से बाहर अलग से पन्ना चिपकाए। कोई भी आर्टिकल में, कोई एक्ट में एक ऑब्जेक्टिव क्लोज होता है, वही ऑब्जेक्टिव क्लोज क्या है, प्रस्तावना है। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्लोज क्या होता है, पार्ट ही होता है और फाइनली ये डिक्लेरेशन भी है, लास्ट जो कोर्ट का निर्णय है कि ये इसका भाग ही है। लेकिन क्या है कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका बस ये है कि इसका विधिक प्रभाव नहीं है, जैसा कि हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख के आए हैं कि इसका विधिक प्रभाव स्वरूप क्या है कि ये लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भाग तो है किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।
चलिए अब सारे अपने काउंट करके बताएंगे कि सबके कितने कितने मार्क्स आए हैं। 25 में से कितने सही और कितने गलत हैं। एक क्वेश्चन जो अलग से है 26, उसको भी आप ऐड ऑन करिए कि 26 में से कितने आंसर आपके राइट हैं। संदीप राय जी के 22 क्वेश्चन सही हैं। छब्बीस है, एक काउंट और कर लीजिए, साथ में 26 हो गए हैं, पूरा एक एक्स्ट्रा में भी था। महेश श्रीवास्तव जी के 21 सही हैं और प्रीति सिंह जी के 22 सही हैं। प्रमोद कुमार जी के 13 सही हैं। प्रमोद कुमार जी थोड़ा ध्यान देना है। कीर्ति कुमारी जी के 6 गलत हुए हैं, मतलब आपके 20 सही हैं। बीस राइट है, एक स्किप और 4 रॉन्ग। 6 गलत है मैम महक जी, 20 सही हुए हैं। बेटा जब भी अभिषेक मेहरा जी, जब भी टेस्ट होता है तो कॉपी पेन लेके लिखना है। एक में ये होगा, बी में ये होगा, मैम ने जब आंसर बताया तो सही हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से लिखना है। हमारा इतिहास बनता है ये कि पढ़ते टाइम जब पेपर दिया था ना तब कितने नंबर आए थे। जब सिलेबस पूरा होगा तो आपका इतिहास रहेगा ये कि मेरे कितने पीवाईक्यू में कितने सही थे, किस किस पीवाईक्यू में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आपको कॉपी पेन लेके रखना है ताकि आपको पता चले कि आप अपना सही एनालिसिस कर सके कि कितने सही हैं और कितने गलत। ठीक है, देखिए हम जब तैयारी करते हैं तो सोचते एग्जाम आ जाएगा। वैसे जैसे आज ये पीवाईक्यू आ गया है, इसलिए रेडी रहना है हर वक्त एग्जाम के लिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं रहेगी, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास कब होगी ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ सर्टेन नेक्स्ट क्लास को लेकर नहीं है, तो आपको बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट क्लास कब होगी। ओके बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड